दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आपने बड़े चाव से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, सालों तक प्रीमियम भी भरा, लेकिन जब अस्पताल जाने की बारी आई तो कंपनी ने कहा, सर पहले आपको 20,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे अपनी जेब से, उसके बाद ही आपको बाकी का पेमेंट मिलेगा। उस वक्त इंसान को लगता है कि यार, ये जब पैसे मुझे ही देने थे तो इंश्योरेंस क्यों कराया? दोस्तों, इंश्योरेंस की दुनिया में इस झमेले को कहते हैं डिडक्टिबल। अगर लोग पॉलिसी लेते वक्त इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में अस्पताल के काउंटर पर परेशान होते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, प्रीमियम कम करने के चक्कर में कहीं आप बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं, और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का असली सच क्या है। क्या वाकई ये कैशलेस होता है या आपकी जेब पे भी भार पड़ता है कुछ? और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जिनका ध्यान अगर आपने पॉलिसी लेते वक्त नहीं रखा तो क्लेम के वक्त आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले दो बुनियादी बातें समझ लेते हैं। पहली, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क अस्पताल में जाते हैं तो आपको बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, यानी कि सीधे आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। अस्पताल और आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपस में मिलकर इस बिल के भुगतान को कर लेती है। दूसरे होते हैं डिडक्टिबल्स। ये वो तय रकम होती है जो क्लेम मिलने से पहले आपको अपनी जेब से देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी पॉलिसी में 10,000 रुपए का डिडक्टिबल डिफाइन है पर क्लेम, और अस्पताल का बिल 50,000 रुपए का आता है, तो आपको पहले 10,000 रुपए देने पड़ेंगे और बाकी के जो 40,000 है वो कंपनी पे करेगी अस्पताल को। याद रखिए, जब तक आप अपना डिडक्टिबल हिस्सा नहीं भरते, कंपनी अपना हिस्सा नहीं निकालेगी और आपका क्लेम अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ज्यादा डिडक्टिबल चुनने से प्रीमियम पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, सीधा सा जवाब है, जितना ज्यादा डिडक्टिबल उतना कम प्रीमियम। प्रीमियम आपको हर साल देना पड़ेगा पॉलिसी रिन्यू करने के लिए। तो इसे एक मिसाल से समझिए। कंपनी कहती है, अगर छोटी मोटी खरोच आई है तो उसका खर्चा आप खुद उठा लेना, लेकिन अगर बड़ी मुसीबत आई है तो हम संभाल लेंगे। चूंकि आपने छोटे खर्चों की जिम्मेदारी खुद ले ली है, इसलिए कंपनी आपसे हर साल का प्रीमियम कम लेती है। अगर आप जवान और सेहतमंद हैं तो आप हाई डिडक्टिबल चुनकर अपना प्रीमियम बचा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको बीमारियां होने का रिस्क थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर घर में बुजुर्ग हैं तो कम डिडक्टिबल ही बेहतर है, क्योंकि वहां पे जल्दी जल्दी बीमार होने का रिस्क रहता है। अगर ज्यादा क्लेम होंगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर आप साल में 3 बार अस्पताल जाते हैं तो कुछ पॉलिसियों में हर बार आपको शुरुआती रकम देनी पड़ सकती है। ये क्लॉज भी आपकी पॉलिसी की कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है कि आपको पहले क्लेम पे डिडक्टिबल देना या हर क्लेम पे डिडक्टिबल देना। दूसरा सवाल, क्या डिडक्टिबल और कोपे एक ही चीज होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। डिडक्टिबल एक तय रकम है, जैसे 5,000, 10,000, 15 या 20,000, जबकि कोपे बिल का एक परसेंटेज होता है, जैसे बिल का 10%, जो आपको हर क्लेम पर देना होता है। जब आपका बिल बनता है उसका वो परसेंट आपको पे करना ही पड़ता है। तीसरा सवाल, क्या कैशलेस में भी डिडक्टिबल देना पड़ता है? जी हाँ। कैशलेस का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मुफ्त है। कैशलेस में भी कंपनी सिर्फ वही हिस्सा देगी जो आपकी पॉलिसी की शर्तों में है। आपका डिडक्टिबल का हिस्सा आपको अस्पताल के काउंटर पर देना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ और भी नॉन पेबल आइटम्स होते हैं, कुछ नॉन पेबल कंज्यूमेबल्स होते हैं, वो भी आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं। तो अस्पताल के काउंटर पर लड़ाई मत करना, ये आपकी पॉलिसी का हिस्सा है। अब सवाल आता है कि फिर भाई एक समझदार इंसान को क्या करना चाहिए? तो देखिए, अपनी जेब देखें। क्या इमरजेंसी के वक्त आप 20-30,000 रुपए खर्च कर सकते हैं फौरन? तो फिर आप प्रीमियम बचा सकते हैं, डिडक्टिबल थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर परिवार में कोई पुरानी बीमारी, क्रॉनिक इलनेस है, तो जीरो या लो डिडक्टिबल पॉलिसी ही बेहतर है। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस अगर आपके पास है, जो ऑफिस की तरफ से जनरली आपको मिलता है, तो आप एक अलग टॉपअप प्लान अपने लिए ले सकते हैं फैमिली के लिए, जिसमें डिडक्टिबल ज्यादा रख सकते हैं। छोटे मोटे खर्चे आप कॉर्पोरेट पॉलिसी उठा लें, और कभी कभी बड़ा खर्चा आए तो आप इस इंश्योरेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस का मतलब डरना नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना है। पॉलिसी के फाइन प्रिंट को जरूर पढ़ ले, क्योंकि उन बारीक अक्षरों में बहुत कुछ छुपा होता है। अदरवाइज आपको कई बार झटका लगता है जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तब। अब बात करते हैं उन खास टिप्स की जिनका मैंने वादा किया था। नया इंश्योरेंस लेते इस वक्त ये 7 बातें अपनी चेकलिस्ट में जरूर रखें। नंबर 1, रूम रेंट की कैपिंग जरूर चेक कर लें, क्योंकि कमरे का किराए पर कोई लिमिट ना हो तो बेहतर है। हमेशा नो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी लेना बेहतर होता है। नंबर 2, वेटिंग पीरियड। पुरानी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड चेक कर लें, क्योंकि ये जितना कम होगा उतना आपके लिए बेहतर है। तीसरा, रिस्टोरेशन बेनिफिट जरूर देख लें। अगर एक बार क्लेम में सारा पैसा खत्म हो जाए तो क्या आपकी कंपनी दोबारा बैलेंस भरेगी,
ये बहुत जरूरी है। चौथा, नेटवर्क हॉस्पिटल के बारे में भी जान लें, क्योंकि आपके घर के आसपास कोई बड़े अस्पताल आपके कंपनी की कैशलेस लिस्ट में है या नहीं है। पांचवा, नो क्लेम बोनस ना लेने पर आपकी कंपनी कितना कवर बढ़ाती है, ये भी जरूरी होता है। और छठा, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल जाने से पहले और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दवाइयों का खर्चा और कुछ टेस्ट का खर्चा कंपनी उठाती है, उसको भी ध्यान रखें। और सातवां, क्लेम सेटलमेंट रेशियो उस कंपनी का कैसा है। जितना बेटर रिकॉर्ड है, बेहतर है कि आप उसी कंपनी से पॉलिसी खरीदें। अगर भैया क्लेम रेशियो अच्छा नहीं है तो बेहतर है कि उस कंपनी से पॉलिसी लेने में आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स बचाने का कागज नहीं है, बल्कि मुसीबत में अपनी जमा पूंजी को बचाने वाला एक ढाल भी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, मददगार लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। और ऐसी आसान जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी इसी तरह के वीडियो में। कमेंट में आप मुझे सलाह भी दे सकते हैं कि आपको कोई और अगर टॉपिक पे वीडियो देखना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।